नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन पेपर है डीडी यूनिवर्सिटी का, यानी कि 2026 सत्र में आयोजित कराया गया है 4 मई को। ऐसे विद्यार्थी जो डीडी यूनिवर्सिटी के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे। और जिन विद्यार्थियों का एग्जाम अभी OMR सीट पर होना है, जिनका पेपर टाइटल है केमिस्ट्री का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड केमिस्ट्री ऑफ S&P ब्लॉक, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन पेपर, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप देख रहे होंगे कि फ्रंट पेज थोड़ा सा जो है श्री राधा रानी के नाम उच्चारण से भरा हुआ है। जिन स्टूडेंट ने हमारे पास ये पेपर सेंड किया था उन्होंने यहाँ पर लिखा है, बहुत ही अच्छी बात है। और चलिए फिलहाल हम पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, प्रश्न पूछे गए थे, वो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रत्येक क्वेश्चन जो था वो 1.5 नंबर का था। 75 नंबर का टोटल पूर्णांक था आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन जिसमें आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनमें से कौन सा दर्शाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए शर्त यह है कि जो द्विबंध है, डबल बॉन्ड है वाले जो प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़े दो अलग अलग समूह होने चाहिए। तो विकल्प में ए आप देखेंगे तो दोनों कार्बन में क्या है, एक जो है हाइड्रोजन और एक CH3 से जुड़ा है, इसलिए सिस और ट्रांस रूप ये बनाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर था। पहले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। और दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया था कि एल्कीनो में कार्बन कार्बन पाई आबंध वाले पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें अस्थानीकृत यानी कि एक लोकलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं। इसमें आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका था प्रश्न नंबर 3 और तीसरा क्वेश्चन जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि एसिटिलीन अभिक्रिया नहीं करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसिटिलीन की बात यहाँ पर हो रही है। तो एसिटिलीन किससे अभिक्रिया नहीं करती, ये आपको बताना था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NaOH। ठीक है, एसिटिलीन एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये Na या अमोनियम AgNO3 जैसे प्रबल क्षार अभिकर्मों के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन NaOH के साथ इसकी कोई अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें आंसर आपका डी सही है सर, तीसरे नंबर में। चौथा क्वेश्चन था प्रकाश यानी कि समता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, केस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाश समता का कारण क्या है। तो इसका कारण था एसिमेट्रिक कार्बन एटम। क्या था? एसिमेट्रिक कार्बन एटम, यानी आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जब एक कार्बन परमाणु के 4 अलग अलग समूह होते हैं तो उसके जो कायरल या असम्मित कार्बन होते हैं तो इसी अणु में प्रकाशिक सक्रियता पैदा करता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा असम्मित कार्बन परमाणु, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भाई ए लगाया उनका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे जिसमें है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जब यह अभिक्रिया करता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की बात हो रही है। तो H2SO4 ये किसके साथ रिएक्शन करता है? तो एथिलीन के साथ। आप सब याद रखेंगे एथिलीन, आंसर इसमें था ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर। ठीक है, जब एथिलीन C2H4 ठंडे और सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो योगशील अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन द्वारा एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 6 जिसमें है एसिटिलीन गिब्स। एसिटिलीन क्या देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। तो एसिटिलीन देता है AgNO3 के साथ सफेद अवक्षेप और लाल अवक्षेप, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर का जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा भाई साहब। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 7 जिसमें है वेयर रेजेंट, वायर अभिकर्मक पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायर का अभिकर्मक बार बार पूछा जाता है, जैसा कि मैंने आप सबसे बार बार ये प्रश्न को रिपीट किया था और बताया था कि वायर अभिकर्मक जो है ये पूछा जाएगा। तो वायर अभिकर्मक में क्या होता है, ये एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट इक्विलिब्रियम है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7वें में आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिया गया अभिक्रिया है और इसमें पूछा गया था एक्स क्या है। तो इस अभिक्रिया में एक्स जो है वो O3 होगा। ठीक है, ओजोन, क्योंकि एक प्रकार की ओजोनीकरण की प्रक्रिया है जिसमें एल्काइन O3 के साथ अपक्रिया करके ओजोनाराइड बनाता है। ठीक है, और बाद में जल अपघटन के द्वारा इसको ये डाइकोटेन देता है, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 9 जिसमें है कि NaCl क्रिस्टल
हैज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच ईच Cl माइनस आयन इज सराउंडेड बाय, यानी कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल फलक केंद्रित घन की संरचना रखता है जिसमें प्रत्येक Cl माइनस आयन घिरा होता है। तो ये घिरा होता है 6 सोडियम आयनों से। कितने? 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। आंसर इसमें था ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 जिसमें है एक्स रे डिफ्रैक्टेड फ्रॉम क्रिस्टल्स ओनली व्हेन, यानी कि ठोसों में एक्स किरणें विवर्तित होती हैं केवल जब। तो ये कब विवर्तित होती हैं? ये विवर्तित होती हैं जब लैम्डा इज लेस देन 2d होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट इसमें आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विवर्तन की बात करें डिफ्रैक्शन, तो इसके लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा परमाणु के बीच की दूरी डी कोटि होनी चाहिए। और विकल्प के अनुसार इसमें आपका ऑप्शन बी ही सही है, लैम्डा इज लेस देन डी या इसके आसपास होना चाहिए। आंसर सी पर भी आप जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी पर भी। अभी यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करेगी कि इसमें एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ब्रैग्स का समीकरण पूछा गया था, एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। ठीक है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। 11वें नंबर में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पूछा गया था। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इसमें क्या है? ये सभी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सभी क्या है? उपरोक्त सभी, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 जिसमें है ब्रेविस लेटिक आर, ब्रेविस जालक की संख्या पूछी गई है। तो ब्रेविस जालक की जो संख्या होती है वो 14 होती है। कितनी होती है? 14। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था प्रश्न नंबर 14 जिसमें आकृष्टलीय ठोस नहीं रखते हैं। तो आकृष्टलीय यानी अमॉर्फस सॉलिड नहीं रखते हैं। क्या नहीं रखते हैं भाई साहब? ना तो इनके पास तीव्र गलनांक होता है, ना ही निश्चित आकृति होती है, और ना ही संरचना में निरंतरता। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 जिसमें है कि साधारण घनीय फलक केंद्रित घनीय तथा अंतः केंद्रीय घनीय तंत्र के प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो इसमें उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या है वो 1, 4, 2 है। यानी आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यानी एससीसी में 1 परमाणु होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं, और बॉडी सेंटर्ड यानी बीसीसी में 2 होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16 जिसमें क्या है कि थ्योरी ऑफ लिक्विड पूछी गई है कि द्रवों की इस व्याख्या के सिद्धांत। तो द्रवों की व्याख्या के सिद्धांत जो है वो ये सभी होंगे, उपरोक्त सभी होंगे। ठीक है, ये आपका दिया गया आरडीएफ थ्योरी, बैलेंस थ्योरी और फ्री वॉल्यूम थ्योरी, ये सभी है। आंसर इसमें था ऑप्शन नंबर डी। तो 16 नंबर का ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 17 जिसमें है ड्यूरिंग द डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स द अराइज फोर्स इज कॉल्ड। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं? इस फोर्स को कीसम बल कहते हैं। मैंने इन सभी प्रश्नों को आपको बताया था। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 जिसमें लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड, यानी द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। तो द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किसमें किया जाता है? उपरोक्त सभी आलाप एवं में किया जाता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 जिसमें है कि ट्यूमर, माफ कीजिएगा, टेक्निक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्यूमर इज, यानी ट्यूमर की पहचान करने में प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीकी। तो इस किस तकनीकी का? थर्मोग्राफी का प्रयोग हम करते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रव क्रिस्टल का उपयोग शरीर के प्रभावी अंगों में तापमान के बदलाव को देख करके ट्यूमर की पहचान की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 20, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें साबुन की तरह की संरचना वाले द्रव क्रिस्टल को क्या कहा जाता है? तो इस द्रव क्रिस्टल को स्टीमेटिक द्रव क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीमेटिक द्रव क्रिस्टल। इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21 जिसमें क्वेश्चन था कि धागे के आकार के द्रव क्रिस्टल उत्पन्न किए जाते हैं किसके द्वारा? तो ये जो उत्पन्न किए जाते थे ये इन सभी के द्वारा उत्पन्न किए जाते थे। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22 जिसमें पूछा गया है कि ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होते हैं? तो भाई साहब ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का अच्छा चालक है। इसमें उपस्थित होता है गतिशील इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? गतिशील इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 जिसमें पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल आयन आर इन्वॉल्व इन बायो लॉजिकल प्रोसेस, निम्नलिखित में से किस धात्विक आयनों का
युग्म बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रक्रिया में शामिल रहता है, तो शामिल रहता है Na+ और K+। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 24, जिसमें प्रश्न पूछा गया था थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स डिक्रीजेस इन ऑर्डर। समूह 2 के तत्वों के कार्बोनेट के ऊष्मीय स्थायित्व के घटते हुए क्रम को लगाना था। तो घटता हुआ क्रम जो था इसमें वो था आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही उत्तर होगा, क्योंकि BaCO3 ग्रेटर देन SrCO3 ग्रेटर देन CaCO3 ग्रेटर देन MgCO3। जैसे जैसे हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं, धातु आयन का आकार क्या होता है, बढ़ता है, जिससे कार्बोनेट आयन का जो ध्रुवण है, पोलराइजेशन है, वो कम हो जाता है और स्थायित्व उसका बढ़ता है। इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 25, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कली मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातुओं का गुण नहीं है। तो क्षार धातुओं का यहाँ पर पूछा गया गुण नहीं है, तो उच्च आयन ऊर्जा क्षार धातुओं के पास नहीं होती है। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा सी आपका हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्षार धातुओं के पास नहीं होता, इसलिए आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 26, जिसमें है कि एस ब्लॉक के तत्वों में निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा कम क्षारीय है। तो इनमें से कम क्षारीय कौन है, तो BeO, याद रखेंगे BeO ये कम क्षारीय है। बेरिलियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला नाम है, यानी ये एक प्रकार का उभयधर्मी है, ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है, जबकि इसकी पूरी तरह से ये क्षारीय नहीं है। ठीक है, तो इसमें 26 नंबर में जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। 27 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित रहती है। तो क्लोरोफिल की बात हो रही है, तो इसमें मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम उपस्थित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर आपका 28, जिसमें है कि निम्नलिखित में से बोरेक्स क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स पूछा गया है। तो बोरेक्स क्या था, N2B4O7 इंटू 10 इंटू 10 H2O। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है, जिसे सुहागा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुहागा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29, जिसमें है कि द लेविस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ बोरान ट्राई हैलाइड फॉलोइंग द ऑर्डर। बोरान टेट्रा ट्राई हैलाइड में लुईस अम्ल सामर्थ्य का क्रम। तो इसमें पूछा गया था लुईस अम्ल यानी कि लेविस एसिड स्ट्रेंथ का क्रम क्या है। तो इसमें BbR3 होगा ग्रेटर देन BCl3 और BF3। ठीक है, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया उनको करेक्ट नंबर मिलेगा। याद रखना चाहिए भाई, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व भी कराया था इस टाइप के प्रश्न को। प्रश्न नंबर 30 ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अपने ही ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित होता है। तो ये संरक्षित होता है एल्यूमिनियम। आंसर इसमें हो जाएगा आपका AI यानी Al एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम हवा के संपर्क में आते ही अपने ऊपर क्या करता है, एक परत बना लेता है Al2O3 की, जिससे एक बारीक परत होती है, जिससे जंग लगने से बच जाता है। कल ही इस प्रश्न को हमने सॉल्व कराया था। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि सिलिकेट्स का प्रधान संरचनात्मक इकाई, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो इनमें से हो जाएगा SiO4 आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32, जिसमें है कि अक्रिय गैस परिवार का अंतिम सदस्य कौन है। तो अक्रिय गैस परिवार की बात हो रही है, जिसमें हम पी ब्लॉक के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो पी ब्लॉक के अंतर्गत अक्रिय आता है, तो रेडान इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, अक्रिय गैस का क्रम क्या होता है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33, जिसमें है कि जेनान के निम्नलिखित संबाधित यौगिक में से कौन सा चतुष्फलीय आणविक शेप रहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबल कंपाउंड ऑफ जेनान मॉलिक्यूल शेप विल बी टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल होगा XeO4। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। XeO4 में sp3 संकरण होता है, जिसकी आकृति क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है, यानी कि टेट्राहेड्रल होती है। तो आंसर था 33 नंबर में ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34 में है पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CIF3 CIF3 में संकरण पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो sp3d होगा, sp3d संकरण होगा। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या होता है कि 3 बंध युग्म और 2 एकांकी युग्म, यानी 2 बंध युग्म होते हैं और 2 इसमें लोन, 3 बंध होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, जिसकी आकृति टी शेप की होती है, ठीक है, और इसलिए इसका जो संकरण होता है वो sp3d होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 जिसमें है कि ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है, तो ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन में राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 36 जिसमें है लिथियम बेरिलियम फ्लोरीन एवं क्लोरीन में कौन सा तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो कौन सा है, तो ये प्रदर्शित करता है इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा केवल क्लोरीन, केवल और केवल क्लोरीन प्रदर्शित करता है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लोरीन -1 से +7 तक विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकता है, जबकि बाकी जो विकल्प हैं वो स्थिर रहते हैं, तो इसलिए हम आंसर ए की तरफ जाएंगे, सही उत्तर। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि डाइबोरेन स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन O2 एवं जल H2O के साथ अपक्रिया करके सापेक्ष उत्पाद क्या देता है, तो सापेक्ष उत्पाद जो देता है वो B2O3 एवं H2BO3 देता है। इसमें आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन पूछा गया था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बोराजीन। बोराजीन क्या है? एक प्रकार का इनऑर्गेनिक बेंजीन है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर था। प्रश्न नंबर आपका 39 और 39 नंबर क्वेश्चन में है जिसमें पूछा गया AR3D10 4s2p1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, तो गैलियम का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, जिसका गैलियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक जो होता है वो 31 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें 40 नंबर में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है वो है आपके CH3CH2 CHBrCH3। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 जिसमें है द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन लिक्विड इज, यानी द्रव, किसी भी द्रव में अणुओं की व्यवस्था होती है, तो किसी भी द्रव में अणुओं की जो अवस्था होती है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर यानी शॉर्ट रेंज ऑर्डर की होती है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये क्या होता है कि द्रव में बहुत ही कम दूरी तक की व्यवस्थित होती है, जिसमें गैस की तरह पूरी अवस्थित नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें शॉर्ट रेंजर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 42 जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायगोनल पेयर, निम्नलिखित में से कौन सा विकर्ण युग नहीं है, इनमें से विकर्ण युग पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो इनमें से हो जाएगा AIGE, ठीक है, ये आपका विकर्ण युग नहीं था, आंसर सी इसमें आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 43 जिसमें सल्फर का सबसे अस्थाई प्रारूप है, तो सल्फर का सबसे अस्थाई प्रारूप जो है अपर रूप पूछा गया है, ठीक है, आप कीजिएगा प्रारूप नहीं अपर रूप है, तो एलोट्रोप, सल्फर का सबसे अस्थाई अपर रूप यानी एलोट्रोप है, तो ये आपका हो जाएगा S8। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक है, ये एक प्रकार का रोम्बिक सल्फर, कमरे के तापमान पर S8 संरचना वाले रोम्बिक सल्फर सबसे अधिक अस्थाई होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 44 इसमें है कि सर्वाधिक सम्मित और न्यूनतम समिति वाले क्रिस्टल क्रमशः हैं, तो इनके जो क्रिस्टल क्रमशः हैं वो क्यूबिक हैं और ट्राइक्लिनिक है, आंसर इसमें था ऑप्शन नंबर ए 44 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन जिसमें था कि ए क्रिस्टल हैविंग यूनिट सेल डायमेंशन, जिसमें दिया गया ए इज डज नॉट इक्वल टू बी, बी इज डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज डज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज डज नॉट इक्वल टू गामा, गामा इज डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री ईस्ट, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो ट्राइक्लिनिक होगा, क्या होगा, ट्राइक्लिनिक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल तंत्र की परिभाषा है जहां पर सब कुछ असामान होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46 जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एम्फोरिक इज नेचर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी प्रकृति का है, तो उभयधर्मी प्रकृति की बात हो रही है, तो BeO जो है ये उभयधर्मी प्रकृति का था, आंसर इसमें था ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 47 which two metals are responsible for nerve
सिंगल कंडक्शन इन बॉडी, यानी कि शरीर में तंत्रिका संकेत संवहन के लिए कौन सा दो धातुएं जिम्मेदार हैं? तो ये Na और K, यानी कि सोडियम और पोटेशियम। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु नाइट्राइट्स बनाता है? तो नाइट्राइट्स की बात हो रही है, तो इनमें से लिथियम नाइट्राइट्स बनाता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 49, जिसमें है कि बोरान त्रिसंयोजी यौगिक बनाता है, जबकि थैलियम अधिमानतः एक संयोजी यौगिक बनाता है। इसका कारण है, तो इसका कारण यह है कि एक प्रकार का अक्रिय युग्म प्रभाव है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका 50, जिसमें है कि नाइट्रोजन परिवार में कौन सा हाइड्राइड उच्च बंध कोण रखता है? तो NH3 रखता है उच्च बंध कोण। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। दोस्तों जैसा कि इस प्रश्न पत्र के आधार पर जो एग्जैक्ट आंसर की थी वो मैंने आपको दे दी है। इनमें से 4 से 5 क्वेश्चंस या 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिनके आंसर आपको सस्पेंस लगे, और क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर जो है ऑप्शन ये सस्पेंस में दे दिए जाते हैं ताकि कोई भी जो स्टूडेंट है वो पूर्णांक को प्राप्त ना कर सके। ठीक है, तो उसका एग्जैक्ट आंसर यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट आंसर था वो मैंने बता दिया। आप सब प्रयास ये करिएगा कि जल्द से जल्द जैसे ही आपका पेपर हो जाए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9984947535 इस पर आप लोग पेपर जल्द से जल्द सेंड कर दिया करिए ताकि जल्द से जल्द आपको आंसर की प्रोवाइड हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।